नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित और जी। वक्त बहुत ही बलवान होता है और देखिए, वक्त देखने के लिए हम लोग घड़ी का इस्तेमाल करते हैं और घड़ी को लेकर ही महाराष्ट्र में लड़ाई छिड़ी हुई है। आखिर घड़ी किसके पास जाएगी, रहेगी, ये एक अलग सवाल है। लेकिन जिस शरद पवार ने घड़ी के इर्द गिर्द ही पिछले 2 दशकों में देखे तो अपनी राजनीति को रखा है, उस शरद पवार को 63 वर्षीय अजीत पवार, जो कि उनके भतीजे हैं, वे कह रहे हैं कि चाचा 83 वर्ष के हो गए हैं, उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? शरद पवार ने पार्टी की स्थापना की, किन परिस्थितियों में की थी, हमको ये भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, ये मुद्दा उठाते हुए पीएस संगमा और तारिक अनवर और प्रफुल्ल पटेल, हाँ, इन लोगों के साथ वो चले गए और अपनी पार्टी की स्थापना कर ली। अब अगर हम देखें तो पीए संगमा और तारिक अनवर समय आने पर एनसीपी छोड़कर चले गए और पीए संगमा ने अपनी पार्टी बना ली थी और जो तारिक अनवर हैं वो कांग्रेस में वापस लौट आए। प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र से ही हैं तो वो वहाँ पर एनसीपी में बने रहे। और उस समय जब संगमा ने पार्टी छोड़ी या तारिक अनवर ने पार्टी छोड़ी तो कहीं ना कहीं वो शरद पवार ने जिस तरह से राजनीति अपनी पूरी पार्टी की है उसको एक व्यक्ति तक केंद्रित कर लिया था और ख़ास तौर पर परिवारवाद की जिस तरह से राजनीति की जा रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं पीए संगमा और तारिक अनवर का पार्टी छोड़ने के कारण बने। हालांकि पीए संगमा ने भी अपनी पार्टी जो बनाई वो उनका परिवार ही चला रहा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन देखना होगा कि अजीत पवार ने, आपने जैसा कहा कि वो कह रहे हैं कि 83 वर्षीय चाचा अब तो आप रेस्ट करो। अजीत पवार ने क्या किया, क्यों किया, इसका विश्लेषण करने के बजाय हम ये देखते हैं कि क्या अजीत पवार ने सही कहा कि चाचा जी अब आप रेस्ट करो। तो ये जो उन्होंने बयान दिया है उसका हमको समर्थन करना है। सही समय पर कहा, ये भी एक मायने रखता है। नहीं, बल्कि इसका हमको उन्होंने अजीत पवार ने कहा कि हम आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए, आप कब तक काम करते रहेंगे, आप विश्राम कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और भारतीय राजनीति की क्या हम कहें कि विश्व राजनीति की एक विडंबना है कि कोई भी एक बार पद पर आ जाता है तो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। आप नए लोगों को मौका कब देंगे? अगर आप देखिए कि जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो 75 साल 80 साल 90 साल के हो गए हैं, यदि वो विश्राम करें घर पर और अनुभव जो उनके हैं अपने वो हमारे युवाओं को दें, तो आप देखिए कि जो युवा जोश है और अनुभव का जब समावेश होगा तो एक नई क्रांति देश में आ जाएगी। ये ठीक है कि देश सेवा का जो जज्बा है नेताओं में वो चाहता है कि हम अनंत काल तक देश की सेवा करते रहें। कैसे सेवा करते हैं वो सब जानते हैं, वो एक अलग विषय। लेकिन वो जो उनका वो इच्छा हो सकती है कि हम अनंत काल तक करते रहें, लेकिन अनंत काल तक आप ही करेंगे तो दूसरे का मौका कब आएगा? दूसरे को भी यदि वो जो पद है आप ने मान लीजिए कि 95 साल में छोड़ा और दूसरा व्यक्ति को वो जाकर 75 साल में मिला है तो वो भी फिर उसको 90-95 तक लेके जाएगा। तो क्या हमको ये देखना चाहिए कि हम उस अवस्था में रह पाते हैं उस समय कि हम तेज़ी के साथ, सक्रियता के साथ काम कर सकें। अब आपको देखना चाहिए कि जो हमारे नेता हैं, अब मान लीजिए कि शरद पवार जी वो अपनी पार्टी चला रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या आज वो इतने स्वस्थ हैं कि वो फिर से पार्टी को खड़ा कर सकेंगे, एक सवाल है। और उन्होंने यदि 5-10 साल पहले खुद से ही पार्टी की कमान सौंप दी होती अपने अगले नेतृत्व को तो ये बहुत अच्छा होता। आपको उदाहरण देखना चाहिए, भारतीय राजनीति में एकमात्र उदाहरण है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। 2004 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें वो चुनाव जीते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। और आप देखिए कि जब वो अलविदा उन्होंने कहा इस दुनिया को, तब भी पूरा देश उनके लिए खड़ा था और लोग उनको सुनने को और लोग ये चाहते थे कि वो सक्रिय राजनीति में लौटें। ये एक उनकी छवि थी, उनके और भाषण ही मिल जाए बस। हाँ, और आडवाणी जी को देखिए कि कैसे जबरन रिटायर किया गया, वो क्योंकि पद छोड़ने का राजी नहीं थे। तो ये दिखाता है कि आप ससम्मान 75 के होते ही या जो भी एक निर्धारित अगर कर लें नेता, ज़्यादा अच्छी बात होगी, वो आयु होते ही आप ससम्मान
एक साइड हो जाएं, नए लोगों को मौका दें। और आप देखिए कि अगर आज आडवाणी जी ही नेतृत्व कर रहे होते तो क्या बीजेपी इस बुलंदियों पर होती? नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने बीजेपी को जिस बुलंदियों पर पहुंचाया, भारत को जिस विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में पहुंचाया, तो ये नेतृत्व परिवर्तन से ही हुआ ना। तो ये नेतृत्व परिवर्तन करना ही चाहिए। लेकिन अब देखिए, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, ऐसा हर भारतीय चाहता है। लेकिन उनको राज्यसभा का चुनाव लड़वा दिया गया और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। वो क्या योगदान कर पाते होंगे राजस्थान के लिए एक सांसद होने के नाते? यदि वही पद जो है वो किसी और को दे दिया गया होता तो शायद वो और सक्रियता से काम कर रहा होता, राजस्थान की जनता का ज़्यादा भला हो पाता। तो हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। और जैसा बीजेपी ने ये कहा, एक कह सकते हैं कि अपना अनौपचारिक रूप से एक नियम बना दिया है कि 75 वर्ष के जो नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सक्रिय राजनीति में रहेंगे। राज्यपाल वगैरह या बाकी सब जो पार्टी में या मार्गदर्शक मंडल में जो भूमिका निभाएंगे एक अलग विषय है। तो वो ये सब पार्टियों को करना ही चाहिए। लेकिन मैं अंतिम समय तक मैं ही सब कुछ रहूँगा और मैं पद नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं दिखा, ये चीज़ ठीक नहीं है। और ये हम सिर्फ हम यहाँ के ही क्यों देखें, हम देखिए आप अमेरिकी राष्ट्रपति, उनकी उम्र देख लीजिए, वो कई बार बातें भूल जाते हैं, वो चलते चलते गिर पड़ते हैं, वो कभी किसी दूसरे देश का नाम ले लेते हैं। तो ऐसे ही अनेकों उदाहरण आपको विश्व में मिलेंगे। लेकिन हमको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि अब आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, आप देखिए कि जो मुलायम सिंह यादव हैं वो अंतिम समय तक पार्टी का पद नहीं छोड़ना चाहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का बेटे ने छीन लिया, वो नहीं चाह रहे थे। अब उसका उदाहरण को देखते हुए प्रकाश सिंह बादल ने अपने बेटे को कमान सौंपी ही नहीं। आप देखिए कि फारूक अब्दुल्ला जो थे, बाद में पहले उन्होंने अपने पार्टी का अध्यक्ष उमर अब्दुल गवना दिया था, लेकिन वो फिर वापस उस पद पर हैं। तो ये आप पद नहीं सौंपेंगे अगली पीढ़ी को, तो अगली पीढ़ी कैसे काम करेगी? और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये जो एनसीपी में बिखराव हुआ या और पार्टियों में हम जो बिखराव देखते हैं, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी है चाहे कोई और, कि जिस तरह से आज के दौर में जो अपने एकल परिवार की आपको देखिए संख्या बढ़ती जा रही है। जो हमारे बड़े परिवार होते थे वो टूट रहे हैं, धीरे धीरे छोटे परिवार होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही पारिवारिक पार्टियों में भी बिखराव का दौर आ गया है। लेकिन महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम हुआ है उससे मुझे लगता है कि शायद पारिवारिक पार्टियां सबक लेंगी और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि चाहे किसी क्षेत्रीय पार्टी का जो परिवार आधारित राजनीतिक दल हैं उनमें जो मुख्यमंत्री है या पार्टी अध्यक्ष है वो अब मामा जी को, मामी जी को, चाचा को, चाची को, बुआ को, फूफा को शायद कोई महत्वपूर्ण पद दे पार्टी में, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ये घटनाक्रम देखने को मिला। लेकिन महाराष्ट्र के घटनाक्रम में एक जो बड़ा प्रभाव डाला है उसके बारे में अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा कि अभी जो दिख रहा है कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह या एनसीपी पार्टी का नाम, एनसीपी पार्टी के विधायक और बाकी सब जो सांसद वगैरह हैं वो अजीत पवार ले गए। लेकिन बात सिर्फ इतनी तक सीमित नहीं रहने वाली है, गेम बड़ा है। गेम ये भी है कि बारामती, जिसका कि शरद पवार ने दशकों तक संसद में नेतृत्व किया और 2 बार से उनकी जो बेटी हैं वहाँ पर वो सांसद हैं, बारामती में भी कमल खिलाने की तैयारी है। वो ऐसे कि अगर हम देखें, मैं बारामती गया भी हुआ हूँ, कवर देखा भी मैंने, और शरद पवार का वो परिवार का गढ़ है और वहाँ पे उन्होंने काम भी किया है, ये वहाँ पे हर जगह नज़र आता है। और वहाँ पर अगर हम देखें कि 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 एनसीपी के पास हैं, 2 बीजेपी के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास हैं। तो ये जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें शरद पवार या अजीत पवार या अगर हम बात करें सुप्रिया सुले की, ये जो नाम अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत मिल जाती है। लेकिन आपने देखा विधानसभा में ऐसा नहीं है कि सारी सीटें एनसीपी के पास है। 2 एनसीपी, 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी। तो यानी कि और बीजेपी का वहाँ पर अच्छा प्रभाव बढ़ा है। निर्मला सीतारमण जी की कई सारी विजिट हुई हैं वहाँ पर, जो फंड्स वगैरह भी दिए गए हैं डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा। और बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के बावनकुळे जी, वो भी काफ़ी वहाँ पर लगातार प्रवास कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि शायद सुप्रिया सुले की सांसदी के लिए भी एक बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि जो डील हुई होगी बीजेपी और एनसीपी में, मुझे लगता है कि शायद एक ये भी है कि शरद पवार को उनसे उनका गढ़ छीना जाए। बीजेपी बारामती में भी कमल खिलाना चाहती है और अजीत पवार से जो हमारी भी बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है तो ये चीज़ जो निकल कर आई है
कि बारामती में भी बीजेपी का स्ट्रांग कैंडिडेट होगा, जो कि अजीत पवार और उनका जो भी गुट है वहाँ पर वो समर्थन करेगा। तो सुप्रिया सुले के लिए एक बड़ा खतरा वहाँ पर नज़र आ रहा है। देखना होगा कि क्या वाकई में बारामती से भी शरद पवार को खाड़ पाती है, तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। जैसे हमने देखा कि उद्धव ठाकरे से सब कुछ छिन गया, ऐसे ही शरद पवार से भी सब कुछ छिन जाने के आसार हैं अगर इसी तरीके से राजनीति वहाँ पे आगे बढ़ती रही तो। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखें कि ये जो भी कुछ हुआ है, ये अब आपने देखा कि जो विपक्षी एकता की जो कवायदें चल रही थी वो सब के सब धराशायी हो गई हैं। अपनी अपनी पार्टी को बचा लें, इसमें नेता जुट गए हैं। बिहार में आपने काफ़ी विश्लेषण किए कि किस तरीके से नीतीश कुमार अपने जेडीयू सांसदों से मिलते नहीं थे, यहाँ तक कि वो डॉक्टर हरिवंश जी से भी मिल लिए। तो सब अभी अपनी अपनी पार्टी बचाने में जुट गए हैं। विपक्षी एकता अभी दूर की कौड़ी हो गई है। फिलहाल अगर हम देखें तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी अपनी पार्टी बचाने में लगे हुए हैं और बीजेपी और कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने कई प्रदेश अध्यक्षों की, कई राज्यों के प्रभारियों की, चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की, तो वहीं कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा है। जहां पे विधानसभा चुनाव होने जिन राज्यों में, उन प्रदेशों की जो पदाधिकारी हैं उनसे दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और अन्य जो वरिष्ठ नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। तो मुकाबला जो है, हमको लग रहा था जो कुछ समय पहले तक कि बहुत एक बिखरा सा रहने वाला है या बहुत सारे दल एक साथ मिलकर लड़ेंगे कांग्रेस के नेतृत्व में, अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं लग रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में असली मुकाबला होने जा रहा है, ऐसा दिखता है। लेकिन सर एक सवाल, क्योंकि महाराष्ट्र पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये चर्चा ना मतलब हर जगह हर कोई ये पूछ ही रहा है कि शिंदे रहेंगे या शिंदे जाएंगे। देखिए, शिंदे रहेंगे तब तक जब तक कि वो सारी बात मानते रहेंगे, क्योंकि अब भाजपा चाहेगी, जब तक भाजपा चाहेगी और जब तक और वो उनके समक्ष कोई अन्य विकल्प बचा भी नहीं है। क्योंकि अगर वो बीजेपी की बात नहीं मानते हैं या वो कुछ और अपनी नई शर्तें लेकर आते हैं, तो बीजेपी के पास अब वो खतरा नहीं है कि सरकार गिर जाएगी। तो वो जैसे उन्होंने एकनाथ शिंदे को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया, ऐसे ही वो अजीत पवार को बना सकते हैं। अजीत पवार बार बार कह भी रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। तो वो एकनाथ शिंदे को भी पता है कि ये जो थोड़ा बहुत असंतोष उनकी पार्टी में उपजा है उसको थामा जाए और कुछ और तरीके से उनको समायोजित किया जाए, चाहे कोई और वहाँ पे जो बोर्डों में पद देकर या किसी अन्य तरीके से विधायकों को खुश किया जाए। अब देखते हैं, एकनाथ शिंदे के लिए ये बड़ा एक राजनीतिक कौशल दिखाने का समय आया है, वो क्या कौशल दिखा पाते हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में अभी कोई प्रयोग नहीं करेगी। मुझे लगता है कि ये जो सरकार है लोकसभा चुनाव तक शायद इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो, ये चलते रहेंगे। क्योंकि ये जो अब गठबंधन हुआ है, ये वहाँ पर चाहे आप राजनीतिक समीकरण देख लीजिए, जातिगत समीकरण देख लीजिए, या जो हिंदुत्व के जो समीकरण हैं या विकास के समीकरण हैं, वो सबका इसमें समावेश है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले तक अभी कुछ नहीं होने जा रहा हूँ। बिल्कुल। सर दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, चूँकि पगडंडियों से होकर ही जो भारत है वह लोगों तक पहुँचता है, गाँव में भारत बसता है। राहुल गांधी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, गांव में जा रहे हैं, लेकिन उस गांव में हर समाज के लोग रहते हैं, हर समाज के लोग एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा उसको सेशन कोर्ट ने उसको सही माना कि नहीं, उन्होंने गलत कहा है, दोषी भी ठहराया। फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा, देर से पहुंचा लेकिन हाई कोर्ट पहुंचा, वहां से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? पगडंडियों पर वो चक्कर लगा रहे, तो लोग कह रहे हैं कि वो तो आगे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो अभी यही है ना कि वो 2024 लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जी, आप देखिए क्या होगा कि अब अगर हम लालू यादव ने भी कह दिया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए शादी कर लीजिए। हाँ, वो तो कह रहा सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी शादी करें, कम से कम घर तो बसाएं अपना। वो सत्ता आएगी नहीं आएगी तो खैर बात की बात है। लेकिन अगर हम देखें राहुल गांधी जी की जो राजनीतिक स्टाइल है उसमें परिवर्तन आया है।
थोड़ा परिवर्तन आया है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन अगर आया है तो हमको एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि अगर शायद 50 से ज़्यादा उम्र है मेरे ख्याल से, 55 के आसपास, 55 के आसपास है ना, तो 55 साल की उम्र में यदि परिवर्तन आया है तो यानी कि कुछ ग्रहण करने की उनकी जो शक्ति है वो बहुत धीमी है। तो हम जब दुनिया तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है तो क्या धीमी तरीके से कुछ सीखने वाला व्यक्ति हमको नेतृत्व के लिए चाहिए, ये देश को सोचना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो उसको एक कानूनी तरीके से चुनौती दी गई और कानूनी तरीके से उस पर फैसला आया। अब कांग्रेस के पास दो विकल्प हैं कि एक तो अभी क्योंकि ये एकल पीठ का फैसला था तो वहाँ पर वो जो एक वहाँ बड़ी बेंच के सामने जा सकते हैं, वहाँ पर वो गुजरात में ही, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीधा, वो कांग्रेस के समक्ष उनके जो वकील हैं उनको तय करना है। और जो भी कुछ हो रहा है विधि सम्मत तरीके से हो रहा है, देश देख रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो फैसला आया है उस पर प्रतिक्रिया दें। आपको पसंद आया नहीं आया एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया देते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपका जो हमला है वो हमारे न्यायालयों के प्रति विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको सबको ध्यान रखना चाहिए। वही कोर्ट है जो कई मामलों में राहुल गांधी को बेल दे रखा है। जी, तो आप और खास तौर पे एक स्टेट की कोर्ट के खिलाफ आप इस तरीके से देते हैं कि नहीं वहां से तो ऐसा फैसला ही आना था। ये एक गलत परंपरा है कांग्रेस को, क्योंकि इसने दशकों तक देश पर राज किया है। वो एक परिपक्व पार्टी है, तो ऐसे बयानों की अपेक्षा नहीं की जाती है कांग्रेस से। ये जो चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उनको हो सकता है कि पूरी तरीके से राहत की तो उम्मीद नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कहा है वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। तो या तो वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया था लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राफेल वाले मामले पर, जो प्रधानमंत्री जी को चौकीदार चोर है वाली टिप्पणी की थी, उसमें उन्होंने एफिडेविट दिया था, तो हो सकता है कि एक माफीनामा और दिया जाए और वो राहत लें, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ें। और अभी हमको ये भी देखना होगा कि जो लोग हमारे संवैधानिक संस्थानों पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं उनको सवाल पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग ने अब तक वायनाड में उपचुनाव क्यों नहीं घोषित किया। बिल्कुल, ये क्या ये सवाल हम भी करते हैं कि क्या ये पक्षपात नहीं है? अगर आप कोई दूसरी सीट होती है, आजम खान की सीट थी, वहाँ पे तुरंत चुनाव करा दिए गए, और तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पे तुरंत चुनाव करा दिए थे। वायनाड में अब तक क्यों नहीं चुनाव कराए गए? शायद मार्च में उनकी गई थी लोकसभा के सदस्य। बिल्कुल, हम 1 साल से ज्यादा के वक्त बाकी थे। हाँ, हम जुलाई में हैं, तो वायनाड की जनता के साथ ये अन्याय क्यों? चुनाव कराइए, तुरंत कराइए। तो ये कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए जो आरोप लगाती है पक्षपात का संवैधानिक संस्थानों पर। मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि शायद एक शपथ पत्र के माध्यम से माफ़ी तो सीधा नहीं मांगेंगे, लेकिन शायद खेद जताते हुए या शब्दों में थोड़ा हेरफेर करते हुए कुछ ना कुछ राहत ले जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी चुनाव ना लड़ें ऐसा कांग्रेस नहीं होने देगी, और ये उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। और राहुल गांधी को चुनाव लड़ना भी चाहिए। शायद इसे सिंपैथी की दिशा में इसको ले जाया जा रहा है कि मामला जितना खींचेगा देश में उस पर उतनी चर्चा होगी और राहुल गांधी के पक्ष में कोई सिंपैथी हो जाए। जी बिल्कुल, तो ये मुझे लगता है कि उस तरीके से ये मामला जाएगा। और ख़ासतौर पर राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल स्टाइल है कि फेंको कोई चीज़ और भाग जाओ, उससे आप परिपक्वता वाली राजनीति नहीं कह सकते। तो अपने आप में परिवर्तन उनको लाना होगा अगर वो आगे की राजनीति करना चाहते हैं, देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, चूँकि कार्यक्रम काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन आखिर में एक कमेंट आपसे बंगाल पर ज़रूर चाहूँगा सर, कि जिस तरीके से हमने देखा है कि बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, कल ही शनिवार को संपन्न हुए, लेकिन वहाँ से जो तस्वीरें आई सर, वो वाकई लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं है। और पुराने समय में ये ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती थी कि पहले वोटिंग के दौरान ये होती थी, लेकिन अभी भी ये कहानी इस देश में मौजूद है। जब बैलेट बॉक्स लेके कोई भाग जाता है, बैलेट बॉक्स में आग लगा दी जाती है, हथियार निकल जाते हैं, एक दूसरे पे जानलेवा हमले होते हैं, कई लोगों के मरने की भी खबर है जी। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में तनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रहता है, लेकिन इस तरह की हिंसा की खबरें नहीं आती है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, क्या यही लोकतंत्र है जो ममता बनर्जी चाहती है? जी नहीं, पश्चिम बंगाल के हालात हैं वो बड़े विकट हैं, और खासतौर पर आप देखिए वहाँ पे कोई भी चुनाव हो तो जनता के मन में भय हो जाता है कि राजनीतिक हिंसा होगी। चुनाव तक राजनीतिक हिंसा नहीं होती, परिणाम आने के कई दिनों बाद तक वो राजनीतिक हिंसा रहती है। मैं राजनीतिक में बदल जाता है जी, वो तो। और राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों से मैं मुलाकात कर चुका हूँ, उनका जो दुख दर्द सुना, तो
आश्चर्य हुआ था कि क्या ऐसी घटनाएं भी भारत जैसे देश में हो सकती हैं। आप देखिए कि एक टीवी चैनल का स्टिंग आया, उसमें बम बनाकर बेचे जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां उसको खरीद रही हैं। ये लोकतंत्र है या बम तंत्र है, क्या है? और अगर बम बना के लोग आसानी से बेच रहे हैं तो ये पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या वो आंखें मूंदे है? और ये अगर आंखें मूंदे है तो यानी कि वो जो आरोप लगते हैं कि राजनीतिक हिंसा करने वालों को सत्ता का समर्थन प्राप्त है, तो उन आरोपों को बल मिलता है इससे। और आप देखिए कि चाहे हमारे उच्चतम न्यायालय हों या हमारे जो उच्च न्यायालय हों, सभी अदालतों की तरफ से बार बार जो बंगाल में राजनीतिक हिंसा होती है उस पर चिंता जताई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये हिंसा जारी है। अब अगर वहाँ पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या कर दिया जाए या हिंसा में उनको घायल कर दिया जाए, बम फेंका जाए, राज्यपाल के आदेशों की अवहेलना किया जाए, ये अब वहाँ पर आम चीज़ हो गई है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है। और जो लोग ममता बनर्जी का साथ देते हैं या ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन करते हैं, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या यही वो लोकतंत्र है जिसके लिए आप लोग हुंकार भरते हैं? क्या यही वो उस तरह का शासन आप देश में भी लाना चाहते हैं? आप कहते हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, क्या देश में भी आप इसी तरह का शासन लाना चाहते हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति, क्या बम तंत्र की राजनीति, यही सब आप लाना चाहते हैं? बड़े सवाल हैं और ख़ासतौर पर पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति पूरा देश चिंतित है कि कैसे वहाँ पर वो लोग रहते होंगे। बिल्कुल, तो देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र पे जैसे कि सर ने कहा कि बम तंत्र और गणतंत्र जी दोनों को हावी नहीं होने दिया जाना चाहिए। फैसला जनता को लेना है, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।